नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज की कहानी इटली की है। इटली में एक गांव है पालीन। गांव पालीन के पास स्थित रिट से गुजरते हुए एक बुजुर्ग आदमी की नज़र एक कटे हुए हाथ पर पड़ी। ब्लैक प्लास्टिक बैग से निकल रहे उस हाथ में लेवेंडर नेल पेंट लगी हुई थी। हाथ मिलने पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की जांच में एक भयानक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जांच के दौरान उन्हें एक महिला के शरीर के करीब 15 टुकड़े काले प्लास्टिक बैग्स में मिले। यह टुकड़े बेहद बुरी हालत में थे। सड़न के कारण उनमें से कई हिस्से गल चुके थे। पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था कि इनमें एक सिर भी शामिल था, जो पूरी तरह से जला हुआ था। जले हुए चेहरे की पहचान करना बेहद मुश्किल था, जिससे महिला की पहचान में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जैसे ही पुलिस ने लाश के टुकड़े बरामद किए, उन्होंने हाल फिलहाल में की गई मिसिंग कंप्लेंट को खंगालना शुरू किया। पुलिस अधिकारियों ने हर एक रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा, लेकिन किसी भी केस में लाश के टुकड़ों के साथ कोई मेल नहीं मिला। जब पोस्टमार्टम के दौरान लाश के टुकड़ों को जोड़ा गया, तो पुलिस ने एक चौंकाने वाला तथ्य देखा। महिला के शरीर पर कुल 11 टैटू थे, जो उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण सबूत बन सकते थे। यह टैटू न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी देते थे, बल्कि पुलिस के लिए एक नई उम्मीद भी जगाते थे कि शायद इससे महिला की पहचान हो सके। पुलिस के शरीर पर मौजूद टैटू की तस्वीरें लेकर पुलिस ने उन्हें स्थानीय अखबारों में प्रकाशित करने का निर्णय किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोई व्यक्ति इन टैटू को पहचान सकता है, जिससे उनकी पहचान की प्रक्रिया में मदद मिले। टैटू की तस्वीरें मीडिया में छपी और पुलिस ने जनता से अपील की कि यदि किसी को भी इन टैटू के बारे में जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी टैटू की तस्वीरें साझा की। यह कदम सही दिशा में था, क्योंकि इस तरह की जानकारी अक्सर लोगों तक पहुंचती है और वे इसे पहचान सकते हैं। पुलिस को उम्मीद थी कि टैटू के जरिए महिला की पहचान का मामला सुलझ सकेगा, जिससे उसकी हत्या की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। जैसे ही इटली के अखबारों में अज्ञात लाश के टैटू की तस्वीरें सामने आईं, लड़की के करीबी लोग तुरंत परेशान हो गए। उन्हें तुरंत शक हुआ कि कहीं यह लाश उनकी प्यारी दोस्त या रिश्तेदार की तो नहीं है। उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन का रुख किया, क्योंकि ठीक वैसे ही टैटू उनके शरीर पर भी थे। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को अपनी चिंताओं के बारे में बताया। आपने अखबारों में अज्ञात लाश की टैटू की तस्वीरें देखी हैं। वो ठीक वैसी ही हैं जैसी हमारी चार्लोट के शरीर पर भी हैं। उन्होंने कहा, हमें डर है कि क्या वह लाश चार्लोट की है। इसी दौरान पुलिस को एक मिसिंग रिपोर्ट के बारे में पता चला। दरअसल 11-13 मार्च के बीच चार्लोट को लैब डांसिंग क्लब लैक्सी मिलानो में आयोजित हो रहे लैक्सी इरोटिक फेस्टिवल में परफॉर्म करना था। उस इवेंट में चार्लोट को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए, लेकिन वह वहां पहुंची ही नहीं। इस बात से एक फैन को शक हुआ और उसने चार्लोट के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जब उनकी कहीं कोई खबर नहीं मिली, तो उस फैन ने चार्लोट की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। इसी बीच इटालियन रिपोर्टर एंड्रू टोर्टोली ने भी चार्लोट के टैटू की तस्वीरें लाश के टैटू से मैच कर ली। रिपोर्टर ने सूचना मिलते ही खुफिया तरीके से जांच शुरू कर दी। जब रिपोर्टर ने चार्लोट के व्हाट्सएप पर मैसेज किए, तो चंद घंटों में ही उन्हें रिप्लाई मिलने लगे। चार्लोट के नंबर से आ रहे जवाब रिपोर्टर को संदिग्ध लगे। उसने पहचान साबित करने के लिए चार्लोट से वॉइस नोट भेजने को कहा, लेकिन इसके बाद से ही चार्लोट के जवाब मिलने बंद हो गए।
स्थिति संदिग्ध लगने पर रिपोर्टर ने पुलिस को सूचित किया। जब डीएनए टेस्ट करवाया गया तो वाकई वह लाश के टुकड़े एडल्ट स्टार चार्लोट एंजी के निकले। अब हर किसी का पहला सवाल था कि अगर चार्लोट की मौत हो चुकी है तो पिछले 2 महीने से उनके नंबर से मैसेज करने वाला शख्स कौन है। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी। मामले की तह में जाते हुए पुलिस के सामने चार्लोट के 43 वर्षीय पड़ोसी डेविड फोंटाना का नाम आया, जो पेशे से एक बैंकर थे और साथ ही फूड ब्लॉगर के रूप में भी काम करते थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए बुलाया तो डेविड ने बताया कि वह चार्लोट को जानते थे, लेकिन उनकी गुमशुदगी या हत्या के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि पूछताछ के दौरान डेविड का रवैया पुलिस को संदिग्ध लगा। पुलिस को संदेह हुआ कि डेविड कुछ छिपा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जांच को और गहरा किया। इटली ने कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव को भी मामले में शामिल किया। इनकी जांच में यह सामने आया कि कुछ महीने पहले डेविड और चार्लोट को कई मौक़ों पर साथ देखा गया था। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे जिनमें दोनों की मुलाकातें स्पष्ट थीं। इन फुटेज और डेविड के संदिग्ध व्यवहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने डेविड के घर की तलाशी लेने का निर्णय किया। जांच के इस अहम मोड़ पर पुलिस ने डेविड के घर का सर्च वारंट जारी किया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण सबूत मिला। एक बड़ा डीप फ्रीजर मिला, जिसकी जांच करने पर पता चला कि इसमें 100 को काफ़ी लंबे समय तक छुपाया गया था। वहां से वही काले प्लास्टिक बैग भी मिले जिनमें चार्लोट की लाश के टुकड़े मिले थे। इस सबूत ने पुलिस के संदेह को और पुख्ता कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत डेविड के घर को सील कर दिया और फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया ताकि सभी सबूत इकट्ठा किया जा सके। इन सबूत और उसके संदिग्ध रवैये के आधार पर पुलिस ने डेविड फोंटाना को चार्लोट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां पुलिस को उम्मीद थी कि डेविड की गिरफ्तारी से हत्या के पीछे की पूरी कहानी उजागर हो जाएगी। चार्लोट एक गरीब परिवार से थी। तकरीबन 22 साल की उम्र से उसने एक परफ्यूम शॉप में बतौर सेल्स गर्ल काम करना शुरू किया था। काम ठीक ठाक चल ही रहा था कि कोविड महामारी आते ही उसकी नौकरी चली गई। इससे चार्लोट की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोल्ड तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती गई और वह पूरे इटली में एक पहचान बनाने लगी। इसके जरिए उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिलने लगी और उन्होंने इस क्षेत्र में नाम भी कमाया। समय के साथ चार्लोट इसी को अपना एम बना लिया, जिससे उन्हें एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण वह सेस्टो कालेंडो से मिलान शहर की बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में शिफ्ट हो गई। चार्लोट के पड़ोस में रहने वाले डेविड फोंटाना से उसकी मुलाकात हुई। डेविड, जो एक प्रोफेशनल बैंकर और फूड ब्लॉगर था, धीरे धीरे चार्लोट के करीब आया। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और उनकी नज़दीकियां गहरी होती गईं। डेविड और चार्लोट की मुलाकातें आम तौर पर उसके पड़ोस में होती थीं, जहां वे एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। आपको बता दूं कि चार्लोट की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वह एक बेटे की मां थी। उसने एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय थी। चार्लोट का एक बेटा था जो उसके और उसके पूर्व साथी के बीच संबंधों से पैदा हुआ था। 20 जनवरी को उसके प्रेमी ने उसे डेट पर जाने के लिए बुलाया। चार्लोट जैसे ही वहां पहुंची, डिनर के बाद दोनों इरोटिक गेम खेलते हुए संबंध बना रहे थे। उसने चार्लोट को बिस्तर से बांधा हुआ था
वह हथौड़े का इस्तेमाल कर वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि इसी बीच आपा खोते हुए डेविड ने चार्लोट पर हथौड़े से हमला कर दिया। बंधी हुई चार्लोट अपना बचाव नहीं कर सकी और डेविड ने सिरफिरेपन में उन पर हथौड़े से कई वार करते हुए उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शरीर के कई टुकड़े किए और चेहरे को कुचला, फिर उसमें आग लगा दी। हत्या के बाद डेविड ने चार्लोट की लाश के टुकड़े करीब 2 महीने तक अपने घर के फ्रिज में छिपा कर रखे और आम जिंदगी जीता रहा। उसने चार्लोट का मोबाइल अपने पास ही रखा, जिसमें वो उनके करीबियों को उनके जिंदा होने का एहसास दिलाता रहा। करीब 2 महीने बाद जब मैसेज और कॉल्स का सिलसिला बढ़ने लगा और जब मार्च में होने वाली पार्टी को लेकर सवाल होने लगे और पुलिस भी जांच करने लगी, तभी उसने चार्लोट के शव को प्लास्टिक बैग में डालकर उसे ले जाकर दूसरे इलाके के प्रसिद्ध शहर की पहाड़ियों के पास फेंक दिया, जहां पर 21 मार्च को शव मिलने के बाद पत्रकार के इन्वेस्टिगेशन के बाद 30 मार्च को इस सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। अब सवाल था कि आखिर चार्लोट के प्रेमी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। डेविड फॉन्टाना ने स्वीकार किया कि उसने चार्लोट की हत्या उस समय की जब दोनों के बीच एक सहमति से शारीरिक संबंध चल रहा था। चार्लोट ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ शहर छोड़ने की योजना बना रही थी। यह बात डेविड बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी तनाव में उसने हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया। चार्लोट की हत्या करने पर डेविड फॉन्टाना को 30 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में ही एक थाना आता है, विजयनगर पुलिस थाना। यह बात 2024 की है। 12 जुलाई की शाम का वक्त था। घड़ी में करीब 5 बज रहे थे। विजयनगर पुलिस थाना, जहां रोजमर्रा की हलचल के बीच सिपाही अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी दरवाजे से एक महिला बदहवास हालत में अंदर दाखिल होती है। चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। थाने में मौजूद एक सिपाही ने उसे बिठाकर उसकी परेशानी की वजह पूछती है। महिला बताती है कि उसका 7 साल का बेटा किडनैप हो गया है। मैंने उसे आसपास की हर जगह पर उसकी तलाश कर चुकी हूँ, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस उसके बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करती है और पूछती है कि क्या उसे किसी के ऊपर शक है। महिला जवाब देती है। महिला का जवाब सुनकर थाने में मौजूद हर शख्स चौंक गया। पूछने पर महिला 2 नाम बताती है, आंसू शर्मा और लोकेश चौहान। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए कई टीमें गठित की और पूरे इलाके में बच्चे की तलाश शुरू कर दी। साथ ही आंसू और लोकेश को भी खोजा जाने लगा, क्योंकि महिला के शक की वजह से उन दोनों पर नज़र रखना जरूरी था। अगले ही दिन पुलिस को मेहनत रंग लाई और आंसू और लोकेश को पकड़कर थाने लाया गया। पुलिस ने दोनों से कड़ी पूछताछ की, लेकिन आंसू और लोकेश बार बार यही दोहराते रहे कि उनका इस किडनैप से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को भी उनके जवाबों में कोई खास विरोधाभास नहीं दिखा। फिर भी तसल्ली के लिए उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। कॉल डिटेल्स की गहराई से जांच की गई, लेकिन उसमें भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे उन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल सके। पुलिस के सामने अब एक बड़ी चुनौती थी। अगर आंसू और लोकेश इस मामले में शामिल नहीं थे, तो सवाल यह था फिर वह बच्चा किसके पास था। बच्चे के लापता हुए पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। पुलिस की हर कोशिश बेकार जा रही थी। कोई भी सुराग, कोई भी गवाही, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे यह पता चल सके कि बच्चा कहाँ है। विजयनगर थाने में पुलिस अधिकारी मामले की जांच को लेकर परेशान थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी थाने के दरवाजे पर एक महिला दिखाई दी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। जब पुलिस ने उन्हें करीब से देखा तो सभी सन्न रह गए। वह बच्चा वही था जिसे ढूंढने के लिए पुलिस ने गाजियाबाद का चप्पा चप्पा खंगाल डाला था।
पुलिस ने तुरंत दोनों को थाने में बिठाया और पूछताछ शुरू की। महिला ने बताया कि वह बच्चे की मौसी है और बच्चे को अपने साथ ले गई थी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब मौसी ने पूरी कहानी बयां की। असल में बच्चे की किडनैपिंग की पूरी कहानी एक फर्जी साजिश थी और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही माँ थी जिसने अपने बेटे के किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे परतें खुलती गईं। इस फर्जी कांड में महिला के साथ उसका प्रेमी भी शामिल था। उनका मकसद सिर्फ किडनैपिंग का नाटक करना था, बल्कि इसके जरिए महिला ने आशु शर्मा और लोकेश चौहान को फंसाने की गहरी साजिश रची थी। महिला ने जानबूझकर पुलिस को आशु और लोकेश के नाम बताए थे ताकि पुराने झगड़े का बदला लिया जा सके। अब खुलती है 3 साल पुरानी वो वजह जिसके लिए उसने किडनैपिंग की पूरी साजिश रची। विजयनगर की इस महिला के साजिश की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। साल 2021 में महिला ने आशु शर्मा और लोकेश चौहान पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इस गंभीर आरोप के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। महिला का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। मार्च 2024 में उसने एक और शिकायत दर्ज कराई जिसमें उसने आरोप लगाया कि आशु और लोकेश ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की है। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच की तो पाया कि मारपीट का आरोप झूठा था। इस जांच के आधार पर कोर्ट में एक फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गई जिसमें आशु और लोकेश को बेगुनाह साबित कर दिया गया। इस रिपोर्ट के बाद महिला और भी बौखला गई। वह किसी भी तरह से दोनों को फिर से जेल भिजवाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ठोस रास्ता नहीं था। इसलिए उसने अपने प्रेमी नीरज, जो बुलंदशहर के सिकंदराबाद में रहता था, उसके साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने अपने ही 7 साल के बेटे की किडनैपिंग की फर्जी कहानी रच डाली ताकि एक बार फिर आशु लोकेश को फंसा सके और उन्हें सलाखों के पीछे डाल सके। पुलिस को फंसाने की यह चालाक योजना इसलिए कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि उनकी साजिश की गहराई में जाकर जांच की गई और आखिरकार सच सामने आ गया। महिला की साजिश बेहद खतरनाक और सोची समझी थी। उसने अपने प्रेमी नीरज से कहा कि वह उसके बेटे को चुपचाप सिकंदराबाद अपने घर ले जाए और 4-5 दिन वहीं रखे। योजना के मुताबिक जब सही वक्त आएगा तो नीरज को बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर पिलानी थी और उसे विजयनगर थाने के पास छोड़कर भाग जाना था। महिला ने नीरज को यह भी कहा कि इस बीच बच्चे को आशु और लोकेश के नाम अच्छे से याद करा दें ताकि जब पुलिस उससे पूछताछ करे तो वह सीधा इन दोनों का नाम ले और उन्हें किडनैपिंग के आरोप में फंसाया जा सके। हालांकि महिला की साजिश पूरी तरह से कामयाब होती दिख रही थी, लेकिन उसके प्रेमी नीरज की एक गलती ने पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया। नीरज को लगातार डर सता रहा था कि अगर वह बच्चे को लेकर सिकंदराबाद गया और पुलिस की नज़रों में आ गया तो किडनैपिंग में वह फंस सकता है। इसी डर से उसने महिला की योजना को बदल दिया। नीरज बच्चे को सिकंदराबाद नहीं ले गया बल्कि उसे हापुड़ में उसकी मौसी के यहाँ छोड़ आया, यह सोचकर कि वहाँ बच्चा सुरक्षित रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अगले दिन जब नीरज बच्चे को लेने नहीं पहुँचा तो मौसी को कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए बिना देरी किए वह बच्चे को लेकर सीधे विजयनगर थाने पहुंच गई। पुलिस ने जैसे ही बच्चे और उसकी मौसी से पूछताछ की, पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। नीरज की इस गलती ने महिला की चालबाजी को नाकाम कर दिया और पुलिस को असली सच्चाई का पता चल गया। जिस महिला ने किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी
उसकी जिंदगी में कई पेचीदा मोड़ आए। वह कई वर्षों से अपने पति से विवाद के चलते अलग रह रही थी और अकेले अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ जीवन बिताने को मजबूर थी। माँ बेटे की यह जोड़ी अपने छोटे से घर में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महिला के दिल में एक खालीपन था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसी बीच उसकी जिंदगी में आशु शर्मा नाम के युवक की एंट्री हुई। दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई जो बाद में प्यार में बदल गई, लेकिन इस रिश्ते की खुशियां ज़्यादा दिन नहीं टिक पाईं। वर्ष 2021 में जब उनके बीच अनबन हुई तो महिला ने गुस्से में आकर आशु शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। इस मामले की पैरवी करने के लिए आशु शर्मा ने वकील लोकेश चौहान को चुना जो आशु के खिलाफ केस लड़ रहे थे, लेकिन महिला ने केवल आशु ही नहीं बल्कि लोकेश के खिलाफ भी कुछ नकारात्मक कदम उठाए। महिला ने सोच समझकर एक नायाब साजिश रची। उसका उद्देश्य था आशु शर्मा और लोकेश को सबक सिखाना और उन्हें जेल भिजवाना। उसने अपने बेटे के फर्जी अपहरण की योजना बनाई, यह सोचकर कि इससे वह दोनों को आसानी से फंसा सकती है। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो महिला की यह चालाकी उसके खिलाफ ही पड़ गई। आखिरकार महिला और नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस फर्जी किडनैपिंग मामले के चलते उन्हें वही सज़ा मिली जो वे दूसरों को देने की योजना बना रहे थे। इस तरह उनकी साजिश का परिणाम न केवल उनके लिए गंभीर साबित हुआ बल्कि यह भी साबित कर गया कि कभी कभी प्रतिशोध की भावना इंसान को उस रास्ते पर ले जाती है जहां से लौटना मुश्किल होता है। महिला की यह कहानी दिखाती है कि अपने गुस्से और प्रतिशोध में एक इंसान कितनी दूर जा सकता है और कैसे गलत कदम उसके और उसके परिवार के भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। कहानी का मुख्य आकर्षण यह है कि कैसे गुस्सा और प्रतिशोध व्यक्ति को ऐसे खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं जो उसके और उसके परिवार के लिए गंभीर परिणाम ला सकते हैं। महिला ने अपने बेटे को इस साजिश में खींचा जिससे उसकी जान भी खतरे में पड़ गई। इस घटना ने यह भी दिखाया कि जब परिवार की सुरक्षा दांव पर लगती है तो माता पिता कितनी दूर तक जा सकते हैं। हालांकि आखिरकार उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया और उसे और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी और आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।